हेलो बच्चों, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 के गाउस नियम के अनुप्रयोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अनुप्रयोग नंबर 1 किया था। आज बारी है अनुप्रयोग नंबर 2। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही पूरी फिज़िक्स पढ़ाई जाएगी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर आप लोग पढ़ने के बाद इस वीडियो का अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल पर हमारे चैनल से जुड़कर आप लोग जो है वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आवेशित अचालक शीट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर और अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बच्चों आ गए अपने स्टडी टेबल पर। चलिए शुरू करते हैं गाउस नियम के अनुप्रयोग। गाउस नियम के अनुप्रयोग में आज का टॉपिक है एक समान आवेशित अनंत समतल अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। हमें गाउस का नियम प्रयोग करते हुए हमारे पास क्या रहेगी, अनंत विस्तार की अचालक शीट है। उस शीट पर एक समान आवेश है और उसके कारण हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। और किसका नियम का प्रयोग करते हुए, गाउस नियम के प्रयोग को करते हुए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ पॉइंट्स को नोट करिए और डेरिवेशन का फिगर बनाइए, क्योंकि फिगर ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट आपके फिगर से ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस हेडिंग को पढ़ने से पहले, इसका डेरिवेशन करने से पहले हमें जो है एक चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो है आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो आइए देखते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और डेफिनेशन पढ़ के फिर आप लोगों को समझाता हूँ। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लिख दिया आवेश का पृष्ठीय घनत्व, जिसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या होता है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, कोई पृष्ठ है, उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश उपस्थित होगा उस आवेश को हम क्या बोलते हैं, आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ सिग्मा का जो हमें फॉर्मूला मिलेगा, वो फॉर्मूला क्या मिलेगा, मैं लिख देता हूँ, देखिए उसको आप लोग। तो यहाँ सिग्मा बराबर हमें मिलेगा, अर्थात सिग्मा बराबर Q/A। अगर A बराबर हम 1 मीटर स्क्वायर रख दें तो डेफिनेशन बन जाएगी कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, यहाँ पर 1 रखेंगे तो सिग्मा बराबर क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक अगर देखा जाए तो इसका मात्रक क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मात्रक इसका होगा, क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। समझ में आया बच्चों आप लोगों को। अब ये जो चीज़ हमें निकालना है कि एक समान आवेशित अनंत समतल अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, इसका हम लोग यहाँ पर फिगर बनाते हैं। और फिगर बनाने से पहले हमें उसका माना लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर उसका माना लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं, फिर फिगर समझाते हैं, फिर पूरा डेरिवेशन करके आपको बताते हैं। बस आप लोग ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर माना लिख दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो हमें मानना है, हमने मान के लिख दिया है। आप लोग को मैं पढ़ के एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे मानना क्या है कि माना कि एक अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित समतल शीट है, जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। माना इस शीट से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अब मैं यहाँ पर उसका फिगर बनाता हूँ और फिगर बनाने के बाद आपको समझाता हूँ कि हमें करना क्या है।
ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ, आपके साथ ही फिगर बनाऊँगा, आप लोग हमारे साथ साथ फिगर बनाइए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं फिगर कैसे बनाता हूँ। और ये जो माना हमने लिखा है ये कहीं और से याद नहीं करना है आपको, बस केवल जैसे जैसे हम फिगर बनाते हैं आप लोग अगर फिगर समझ लेंगे तो ये इतना चीज़ अपने मन से लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ, आप लोग देखिए। चलिए बच्चों देखिए, मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ, बस आप लोग ध्यान से देखिए। फिगर बनाने में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि मैं भी आपके साथ कॉपी पर ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, मैं एक एक लाइन पढ़ के आपको समझा के बनाता हूँ फिगर। कह रहा है कि माना कि एक अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित समतल शीट है, ठीक है, जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो पहले मैं यहाँ पर एक समतल शीट बना लेता हूँ। समतल शीट बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए और फिर एक लाइन इससे कुछ दूरी पर ड्रॉ करनी है, ठीक है। ऐसे थोड़ा इससे ऊपर नीचे करके ड्रॉ करनी है ताकि फिगर आपका स्पष्ट बने। तो हम यहाँ से ले लेते हैं यहाँ तक, ठीक। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब इसको हमें यहाँ से इसको मिला देना है, इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है। लेकिन कैसे, अनंत विस्तार की है तो इसको ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर देना है जिससे लगे कि हाँ ये और आगे बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। ऐसे नीचे भी कर देंगे, इसको थोड़ा और नीचे बना लेते हैं तो स्पष्ट समझ में आएगा कि सीट कैसे रखी है। ये इतना कर लेते हैं। चलिए इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए ये इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, ठीक, समझ में आया। अब ये सीट है, इस पर एक समान धन आवेश है। इस पर कैसा आवेश है, एक समान धन आवेश है। तो मैं यहाँ पर धन आवेश रख देता हूँ, ठीक। यहाँ पर एक समान धन आवेश है, एक समान धन आवेश रख देते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए ये क्या है, अनंत विस्तार की एक समतल शीट हो गई और इस पर जो है एक समान धनावेश है और आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या मान लिया हमने, सिग्मा मान लिया, ठीक। समझ में आया फिगर आपको। अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इस शीट से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इस शीट से r दूरी पर, इधर ले लीजिए आप, इस शीट से r दूरी पर यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु P है। यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर क्या है, P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी इस पृष्ठ से दूरी कितना है, r है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम इस बिंदु के चारों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। इस बिंदु P को सम्मिलित करते हुए एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बेलन बनाता हूँ, बस आप लोग देखिए, बस इस पृष्ठ को सम्मिलित करते हुए बनाना है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ ही बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पहले मैं इस पृष्ठ के चारों ओर एक गोला बना देता हूँ, ठीक, क्योंकि बेलन बनाना है। तो इस पृष्ठ के चारों ओर मैं एक गोला बना देता हूँ और इतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर यहाँ से है उतनी ही दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं हम P डैश। एक बिंदु क्या ले लेते हैं, P डैश, यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते हैं ये बिंदु है P डैश। ये बिंदु जो है आपका क्या है, P है। अभी हम नाम रख देते हैं इसका, ये बिंदु P है और ये बिंदु जो है ये क्या है, P डैश है। अब इस बिंदु से भी होकर आप एक गोला खींच लीजिए, तो ये एक गोला हो गया। अब इन दोनों गोलों को अगर मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक बेलन मिलेगा, ठीक है। इसको मिला देते हैं हम, आप लोग ध्यान से देखिए। इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको हम लोग यहाँ से ऐसे पूरा मिला देते हैं और फिर यहाँ नीचे से इसको यहाँ से मिला दें
और यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पर डॉटेड डॉटेड कर दीजिए, ऐसा लगे कि ये हाँ इसके अंदर से आ रहा है, ठीक है। ये इसको आप समझने के लिए जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक कागज़ है और उस कागज़ में हमने एक पाइप को आर पार करके रख दिया है, ठीक है। अब बिंदु P क्या है, इस सर्कल पर आ गया है, ठीक है। अब ये ऐसे लग रहा है कि सीट रखी है ऐसे, और ये जो बेलन है इस सीट के अंदर से होकर जा रहा है, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों आप लोगों को। अब हम जो है इससे निकलने वाला पहले क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। लेकिन उसके लिए पहले यहाँ पर हमें अल्पांश लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, अल्पांश लेना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इस पृष्ठ से यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से ये इस बिंदु की जो दूरी है ये क्या है, आर है। इसको आप दिखा दीजिए। आर दूरी पर ये बिंदु हमने क्या लिया, पी बिंदु लिया, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो जितनी दूरी पर आर दूरी पर जितनी एक बिंदु पी लिया, उतनी ही दूरी पर इधर भी आप एक बिंदु पी डैश ले लीजिए, ठीक है। सममित के कारण होता है, सिमेट्रिक बनाने के लिए इसको हमने एक बिंदु पी डैश इधर ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। और ये पृष्ठ कैसे होगा, अगर इस बिंदु को सम्मिलित करते हुए अगर बनाएंगे तो यहाँ पर एक गोला बनेगा और यहाँ पर भी एक गोला बनेगा। दोनों गोले को मिलाएंगे तो एक क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा, ठीक है ना बच्चों। समझ में आया आप लोगों को। अब उसके बाद इस बेलन से निकलने वाला हम क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। लेकिन अब एक साथ तो निकाल नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पर छोटे छोटे अवयव लेते हैं, ठीक है, जिसे हम अल्पांश बोलते हैं। तो एक अल्पांश मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, एक अल्पांश मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक। एक अल्पांश ये यहाँ पर हो गया। दूसरा अल्पांश मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, दूसरा अल्पांश मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ले सकते हैं आप। जहाँ जहाँ से फ्लक्स निकलता है वहाँ से अल्पांश ले लेंगे। तो एक तो फ्लक्स इस समतल से निकलेगा, एक इसके वक्र पृष्ठ से, एक यहाँ पर इसके वक्र पृष्ठ से, चाहे ऊपर ले लीजिए नीचे लीजिए कहीं भी लीजिए। तो एक फ्लक्स यहाँ से भी निकलेगा, तो हम एक अल्पांश यहाँ पर ले लेते हैं और एक अल्पांश हम यहाँ पर ले लेते हैं इस समतल पर, जो इसके पीछे यहाँ पर दूसरा समतल है। तो एक अल्पांश हम यहाँ पर ले लेते हैं और इन सभी अल्पांशों के नाम रख देते हैं। पहला वाला अल्पांश जो है ये DA1 मान लेते हैं। क्या है ये, DA1, यहाँ पर लिख देते हैं DA1, ये अल्पांश है हमारा। ये वाला जो है ये DA2 है, ठीक। और ये जो है DA3 है और ये वाला जो अल्पांश है ये हम मान लेते हैं DA4 है, ठीक। और ये जो पूरा सर्कल है गोल, इसका एरिया हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। इसको हम यहाँ पर भी बना देते हैं, ये ऐसे होगा पूरा गोल, ठीक है। इसका पूरा एरिया जो है ये, इसका हम पूरा एरिया A मान लेते हैं, ठीक है। ये पूरा एरिया हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं इसका। अब समझ में आया बच्चों आप लोगों को। अब एक चीज़ देखिए, इस सीट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, हर एक जगह जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या होगा, देखिए पहले। क्योंकि ये प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो प्लस आवेश से दूर होता है, तो हर जगह वो प्लस आवेश से दूर होगा। यहाँ पर इधर की ओर यहाँ बना देते हैं, इधर की ओर वेक्टर ई, ठीक है। यहाँ पर भी इधर की ओर होगा वेक्टर ई और यहाँ पर भी नीचे की ओर भी इधर की ओर होगा वेक्टर ई, ठीक है। और वैसे ये पृष्ठ ऐसे रखा है तो आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ होगा। वैसे यहाँ पर इधर की ओर होगा, प्लस आवेश से दूर होता है तो वेक्टर ई इधर होगा, ठीक। यहाँ पर इधर की ओर होगा वेक्टर ई और यहाँ पर इधर की ओर, मतलब हर जगह इसकी डायरेक्शन यही रहेगी, ठीक है, प्लस आवेश से दूर। अब हमने जो ये अल्पांश लिया है DA1, DA2, DA3, DA4, ये चारों जो अल्पांश लिए हैं इसका हम लोग निकालते हैं एरिया वेक्टर, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला होता है E वेक्टर E डॉट D वेक्टर A, ठीक है। तो हमें DA का वेक्टर लेना है, तो इसका एरिया वेक्टर, चूँकि ये तल ऐसे रखा गया है, यहाँ पर देखिए पेन है, ये तल ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर इसके सामने आएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है वो तल के लंबवत होता है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर की ओर आएगा, इसको हम नाम देते हैं DA1
वेक्टर में। ठीक, पहला सरफेस है यानी पहला अवयव है तो dA1, ये दूसरा अल्पांश है या अवयव है तो इसका ऊपर की ओर होगा, क्योंकि ये कहाँ पर है, जैसे आप देख रहे हैं तो ये इस पर हमने लिया है। ठीक, इस पर हमने लिया है कोई अल्पांश, तो इसका एक सीधा ऐसे ऊपर की ओर dA वेक्टर होगा। लेकिन कौन सा होगा, dA2, यहाँ पर इसको हमने क्या नाम दिया है, 2 नाम दिया है। इस वाले का भी ऊपर की ओर होगा और इसको हम नाम दे देते हैं dA3 वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका एरिया वेक्टर सामने की ओर होगा ऐसे, और इसको हम लोग दे देते हैं dA4 वेक्टर। ठीक, समझ में आया बच्चों आप लोगों को फिर? चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, आप लोग चाहे तो इसको पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि इसके लिए हम एक बिंदु P व बिंदु P' से होकर जाने वाले बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। माना इस बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल क्या है, A है। यहाँ पर भी क्षेत्रफल A है, यहाँ पर भी क्षेत्रफल क्या है, पूरा क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, पूरा क्षेत्रफल क्या है, A है। हमने इस पर छोटे छोटे अल्पांश लिए हैं, तो इस छोटे छोटे अल्पांशों को हमने dA, dA2, dA3, dA4 नाम दिया है। अब पहले हम क्या करेंगे, इन सभी छोटे छोटे अल्पांशों से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे, गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको समाकलन कर देंगे एक साथ, तो हमें पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यही करना है। हम ले चलते हैं आपको अपने अगले पेज पर, वहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे अतः सभी अल्पांशों, जितने अल्पांश हमने लिए हैं, सभी अल्पांशों से होकर जाने वाला फ्लक्स, चूँकि अब हमने अल्पांश लिया है तो फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा होगा। छोटा एरिया है तो फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा होगा। तो हम मान लेते हैं फ्लक्स होगा d∅, फ्लक्स क्या होगा, d∅, और d∅ किसके बराबर होगा, d∅1 के प्लस d∅2 के, क्योंकि कुल सभी अल्पांशों से जाने वाला निकाल रहे हैं ना, तो सबको जोड़ लेंगे तो d∅1, d∅2 प्लस d∅3 और प्लस d∅4। ठीक है, चारों अल्पांश लिए हमने, तो चारों से निकलने वाला फ्लक्स। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे, तो d∅ बराबर ∅1 के लिए E.dA1, फाई का फार्मूला होता है EDA cos थीटा, तो यहाँ पर d∅ का फार्मूला हो जाएगा EDA cos थीटा, तो यहाँ dA1 cos थीटा हो जाएगा प्लस EDA2 cos थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा dA3 इंटू dA3 cos थीटा। उसके बाद यहाँ पर EDA4 cos थीटा। ठीक बच्चों, अब आप लोगों को पता है थीटा क्या होता है। थीटा होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, मतलब वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच का कोण होता है। ठीक है, लेकिन अभी इसका मान नहीं रखेंगे। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से जाने वाला फ्लक्स। ठीक, यानी हमें क्या निकालना है, फाई का मान निकालना है, कुल फ्लक्स निकालना है पूरे गॉसियन पृष्ठ से। तो फाई का मान क्या होगा, फाई ई। हमें क्या करना है, सबको इंटीग्रेट कर देना है। फाई क्या होगा, सबको इंटीग्रेट कर दें, यानी d∅ को इंटीग्रेट कर दें, और d∅ का पूरा मान ये है, तो सबको एक बारी बारी से हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेशन E इंटू dA1 cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन E इंटू dA2 cos थीटा इंटीग्रेशन E इंटू dA3 cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन E इंटू dA4 cos थीटा। ठीक, समझ में आया बच्चों आप लोगों को इतना? ठीक है, यहाँ पर हमने समाकलन क्यों लगाया है, क्योंकि ये तो एक छोटे से
छोटे से अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स था। यहाँ पर देखिए फिगर, ये छोटे से अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स था। लेकिन हमें तो क्या करना है, इस पूरे इस अल्पांश को समाकलन करेंगे तो इस वाले समतल से निकलने वाला फ्लक्स आएगा। इस वाले अल्पांश का समाकलन करेंगे तो यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स आएगा, ऊपर नीचे ये जो ये राउंड में है। और यहाँ का करेंगे तो इधर वाले राउंड का निकल कर आएगा। और यहाँ का जब समाकलन कर देंगे तो इस पूरे गोल वाले से निकल कर आ जाएगा फ्लक्स। ठीक है, तो इसलिए हम सबका क्या लगा दिए हैं, समाकलन का चिन्ह लगा दिए हैं। अब देखिए पहले एंगल निकाल लेते हैं। तो फाई ई बराबर क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन ई इंटू DA1। तो E और DA1 का बीच का एंगल जो है, आप लोग फिगर में देखिए इसको, E और DA1 वेक्टर ई यहाँ पर है और DA1 यहाँ पर है। इनके बीच का जो कोण है ये कितना दिख रहा है आपको, थीटा यहाँ पर कितना दिख रहा है, 0। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ थीटा क्या है, 0 है DA1 के पास। DA2 के पास अगर देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और एरिया वेक्टर की दिशा ये है। एंगल कितना बन रहा है, थीटा 90 बन रहा है। ठीक, ऐसे इधर DA3 के पास क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर है और एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है, तो एंगल कितना बन रहा है, 90। यहाँ भी थीटा 90 है। और यहाँ की बात अगर करें यहाँ पर तो देखिए वैद्युत क्षेत्र भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो A के पास 0 है और A4 के पास, A1 के पास 0, A4 के पास 0, बाकी और सबके इन दोनों के पास 2 और 3 के पास क्या है, 90 है। तो मैं यहाँ पर इसको एंगल लिख देता हूँ इनके बीच का। देखिए आप लोग, DA1 के पास है हमारा cos 0, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन E इंटू DA2, यहाँ पर cos 90, उसके बाद इंटीग्रेशन E इंटू DA3 cos 90, ठीक, और प्लस इंटीग्रेशन E इंटू DA4 cos 0। ठीक है, 1 और 4 के पास 0 0 था, बाकी और सबके पास 90। अब cos 90 की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होती है, 0 होती है। cos 90 की वैल्यू 0, तो फाई ई बराबर हमें मिलेगा यहाँ पर इंटीग्रेशन E इंटू DA1 cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस ये तो आपका cos 90 0 होके ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये भी cos 90 पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला बचेगा। तो इसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन E इंटू DA4। ठीक, इतना समझ में आया बच्चों आप लोगों को। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र हर जगह क्या है, समान है, तो ये एक नियतांक हो गया, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो E बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन DA1 प्लस इंटीग्रेशन DA4। ठीक है, E को हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया है। ठीक है, समझ में आया बच्चों इतना आप लोगों को। अब मैं थोड़ा फिगर में आपको समझाता हूँ फिर से, आप लोग ध्यान से देखिए इसे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर DA1 ये है और DA4 यहाँ पर ये है। अगर इस छोटे से अवयव को समाकलन करेंगे तो ये पूरा गोल वाला पृष्ठ आएगा। ऐसे यहाँ पर इस छोटे से अवयव को समाकलन करेंगे तो पूरा गोल वाला पृष्ठ आएगा। बाकी यहाँ वाला तो करते तो पूरा वक्र पृष्ठ आता, लेकिन यहाँ पर थीटा कितना है, 90 है, इसलिए ये वाला और ये वाला अवयव कैंसिल हो गया, तो यही दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए पूरा क्या आएगा, पृष्ठ आएगा, यानी DA1 यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि इंटीग्रेशन DA1 बराबर होगा इंटीग्रेशन DA4 के, और ये बराबर होगा पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल। क्या माने हैं हम, A माने हैं। जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल हम क्या माने हैं, A माने हैं। तो छोटे छोटे अवयव को लेकर अगर जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा पृष्ठ आ जाएगा। ठीक है ना, छोटे छोटे अवयव लेकर अगर ऐसे छोटे छोटे अवयव लेकर जोड़ेंगे तो ये पूरा A पृष्ठ आ जाएगा, पूरा A पृष्ठ आ जाएगा, पूरा A पृष्ठ आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को। बस हमने यहाँ पर A मान लिया, अब यहाँ पर A रख देना है। तो फाई E बराबर मिलेगा E इंटू A प्लस E इंटू A, और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, फाई E बराबर 2EA। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम लगाते हैं गॉस की प्रमेय। अब हम लगाते हैं गॉस की प्रमेय या गाउस का नियम, आप लोग लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे अब गाउस के नियम से। ठीक है, अब लोग हम लगाएंगे गाउस के नियम से।
का नियम क्या होता है, फाई ई बराबर होता है क्यू अंदर में कुल जितना होता है, क्यू अंदर में बंद आकृति के अंदर जितना होता है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। अब फिगर देखिए, इसके अंदर में कितना क्यू चार्ज है। ठीक है, ये जो पृष्ठ दिख रहा है आपको यहाँ गोल वाला, इसके अंदर में कितना चार्ज होगा। तो हमने भी निकाला था कि एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा बोलते हैं। तो एकांक पृष्ठ में अगर आवेश सिग्मा है तो ए पृष्ठ में आवेश कितना होगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे कि चूँकि एकांक पृष्ठ पर आवेश कितना है, सिग्मा, जिसे क्या कहा जाता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। अभी हमने आपको समझाया। ठीक है, एकांक पृष्ठ पर आवेश कितना है, सिग्मा है। तो ए पृष्ठ पर कितना आवेश होगा, तो ए पृष्ठ पर आवेश कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। जैसे एक पेन की कीमत 5 रुपये है तो 2 पेन की कीमत कितना होगी, 2 गुणे 5 रुपये। ठीक है ना, समझ में आया। बस ऐसे निकाल लेंगे। तो ये आया ए पृष्ठ पर आवेश, यानी उस पूरे पृष्ठ में कुल कितना आवेश है, सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पर ये रख दें तो फाई ई बराबर, अतः यहाँ पर लिखेंगे फाई ई बराबर क्यू, टोटल की जगह पे लिखेंगे सिग्मा इंटू ए और बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसको हम लोग नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों किसके मान है, फाई ई के मान है। दोनों किसके मान है, फाई ई के मान है। और दोनों समीकरण को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से फाइनल है डेरिवेशन का। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक, तो 2EA बराबर हो जाएगा किसके, सिग्मा ए इंटू सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है बच्चों, अब ए से ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ई का मान जब निकालेंगे तो ई बराबर हमें मिलेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या मिलेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही क्या हो जाएगा, इस चादर के निकट, चादर से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। अब आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जानते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हुआ है तो वीडियो को फिर से एक बार फास्ट फॉरवर्ड में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के मोबाइल में सिस्टम दिया रहता है, फास्ट फॉरवर्ड में करके देख सकते हैं आप इसे। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला पॉइंट्स हमने यहाँ लिखा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा शीट के लंबवत शीट से दूर की ओर होगी। ठीक है, यहाँ पर इस फिगर में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, शीट ऐसे रखी गई है और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, यानी इस शीट से कितने अंश का कोण बना रही है, 90 अंश का। इधर भी और इधर भी शीट से दूर की ओर, यानी इधर जा रही है और ऐसे ये इधर जा रही है। ठीक है, दोनों ओर होगा। हमें अगर कहीं किसी में निकालना है तो किसी एक ओर निकालेंगे। ठीक है, चाहे इधर निकालें या इधर निकालें, लेकिन ये डेरिवेशन है इसलिए दोनों तरफ निकालना ज़रूरी था। तो इसलिए शीट से दूर की ओर होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला पॉइंट हमने लिखा कि हमें फार्मूला क्या मिला था, ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इस सूत्र में आर नहीं है। यहाँ पर देखिए इस फार्मूले में कहीं भी आर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात शीट के पास किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। इस यहाँ पर देखिए आर अगर हम कहीं भी ले लें, क्योंकि इस फार्मूले में आर आया ही नहीं है, तो चाहे हम यहाँ पर निकालें या और दूर ले जाएं या इधर निकालें, कहीं भी निकालें, तो हर जगह इस शीट के चारों ओर विद्युत क्षेत्र सब जगह क्या होगा, समान होगा। ठीक है ना बच्चों, आया समझ में ये वाला पॉइंट्स आप लोगों को। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट्स। चलिए बच्चों देखिए लास्ट वाला पॉइंट कह रहा है, यदि चादर, प्लेट या सीट, कुछ भी बोलिए, चादर बोलिए, प्लेट बोलिए, सीट बोलिए, ये कई अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया है। तो यदि चादर, प्लेट या सीट ऋण आवेशित है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा चादर के लंबवत चादर की ओर होगी। अभी हमने पहले पॉइंट्स में क्या देखा था, यहाँ पर देखिए पहले पॉइंट्स में देखा था कि यहाँ जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा सीट के लंबवत सीट से दूर की ओर होगी, क्योंकि यहाँ पर इस फिगर में हमने प्लस आवेश लिया था। लेकिन मान लीजिए कोई ऋण आवेश आ जाए तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर जाएगी। यहाँ पर मैं फिगर बना देता हूँ, देखिए आप लोग, छोटा सा फिगर बना देता हूँ। यहाँ पर अगर ये चादर है ऐसे, ठीक है, मान लें एक चादर हमने ऐसे रख रखा है यहाँ पर,
अनंत विस्तार की है ये। और अगर इस पर ऋण आवेश है, अगर इस पर ऋण आवेश है, चाहे चादर हो या प्लेट हो, तो इसकी दिशा इसके लंबवत होगी, लेकिन कैसे, इस चादर की ओर होगी। ठीक है, आई बात समझ में, इस चादर की ओर होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। मान लो इस पॉइंट पर निकालना है तो इस पॉइंट पर इधर की ओर, इस पॉइंट पर निकालना है तो इस पॉइंट पर इधर की ओर। ठीक है ना। अगर ये प्लस आवेश होता तो प्लस आवेश से दूर होती, जैसा कि हमने आपको फिगर में दिखाया। अगर कोई मान लो अचानक कोई अचानक अगर प्लेट होगी ऐसे प्लेट, तो आवेश जो है, अचालक का एक गुण होता है कि जब उसको आवेश दिया जाता है तो वो उसके अंदर आ जाता है। तो ये अचालक प्लेट होगी तो प्लस आवेश आ जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, अगर यहाँ पर निकालना है या यहाँ पर निकालना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की ओर होगी। ठीक है ना, चूँकि एक ऐसी प्लेट है, धन आवेशित प्लेट है। आई बात समझ में बच्चों आप लोगों को। ऐसे ऋण आवेशित प्लेट होगी तो इसकी ओर हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई है बच्चों, लेकिन मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया है ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो इस डेरिवेशन को समझने में। तो अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF का लिंक आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वहां से जाके पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद जो है वहां से आपको PDF डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल एक नए डेरिवेशन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। बस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके हमें बताइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।